अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से ऐवान तक में खुशामदीद। और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के दो इम्पॉर्टेंट इवेंट, उन्हीं दोनों इवेंट पे बात करेंगे। एक तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसमें पीटीआई का 7 साल पुराना केस है, और कल उस पर अपोजिशन यानी पीडीएम एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रही है, और पीडीएम के जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो कल यहाँ पर आएंगी। उसके साथ साथ जवाबी कार्रवाई जब पीटीआई की जानिब से की गई थी, और ये 7 साल पुराना केस है, लेकिन उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, और फिर फर्रुख हबीब जो कि एमएनए है पीटीआई के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी एक केस जमा कराया और एक दरख्वास्त जमा कराई बेसिकली कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं उनको भी जांचा जाए। यानी इस साथ जो मुल्क की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन तीनों के मामलात जो हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। दूसरा एक छोटी सी है कि JUIF के हवाले से कि मौलाना साहब को भी जो सवालनामा दिया हुआ है वो उस पर तैयार कर, उसको जवाब दायर करने को वो आज भी उस पर तैयार नहीं है। स्टीयरिंग कमेटी जो पीडीएम की थी उसका आज इजलास हुआ, जिसमें मरियम साहबा कहती हैं कि उनको खुसूसी तौर पर बुलाया गया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है तो इसलिए आए नहीं। कल के जो प्रोटेस्ट था उसकी भी हिकमत अमली तय की गई, और अब तय कर लिया गया कि जूं तू सेनेट के इलेक्शन में भी जाना है, बाई इलेक्शन में तो आप हिस्सा ले ही रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इस्तीफे देते हैं नहीं देते हैं, कहाँ देते हैं, किसको देते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हैं हमारे पास है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एमएनए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अफजल खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल। सलमान गनी साहब पॉलिटिकल सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जरा आपसे इस बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं, उसके बाद जरा कुछ तफसील है जो अपने नाज़रीन से हमने शेयर करनी है। कितना बड़ा चैलेंज है और कितना बड़ा खतरा आपको महसूस हो रहा है इस केस को लेकर, क्योंकि जब पीटीआई ने जब से जमा कराया है कि जी हम नहीं एजेंट जिम्मेदार हो सकते हैं, तब से लोग इस पे बड़ी कयास आराइयां कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आदमी अगर किसी भी चीज के हवाले से किसी को क्वेरी डालता है कि आप इसकी तफसील दें, तो कम से कम उसका अपना दामन साफ होना चाहिए। मैं समझता हूं अगर फॉरेन फंडिंग के हवाले से या किसी भी अकाउंटिंग के हवाले से जो भी जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है, अगर वो पीटीआई से मांगी गई है तो वो पीपल्स पार्टी क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है उन सबको अपने टोटल तफसील के साथ जो वो डिटेल देनी चाहिए, उससे नहीं भागना चाहिए। और कल का जो एहतजाज ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो मैं तो समझता हूं पहले अपने आप के दामन साफ करके इसी इलेक्शन के अंदर आप जो है वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आज भी एक बाई इलेक्शन उमरकोट की हुई है, वहां पे वो दोनों मौजूद, पीपल्स पार्टी वहां पे भी मौजूद थी और वहां पे उनकी आज सीट भी उन्होंने जीती है। और बिलावल तो मेरे ख्याल में कल जो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना होगा वहां पे आएगा भी नहीं, उसको पता है कि इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि इस वक्त पीडीएम के अंदर मैं कल भी 1-2 लोगों का इंटरव्यू देख रहा था कि हाँ पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि हम धरने की, लॉन्ग मार्च की या इलेक्शन में हिस्सा न लेने की बात जो है वो हमारा मौकफ नहीं है, इवन रेजिग्नेशन हमारा मौकफ नहीं है, उनका तो ये मौकफ आ रहा है। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि ये जरा पीडीएम पे इस उनका वक्त क्या ही मौकफ है और वो किस हद तक जाएंगे और जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, इस पर मैं बाद में बात करती हूँ। सलमान गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अच्छा सलमान गनी साहब, पहले तो मुझे ये समझाएं ये कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो हुक्मरान पार्टी हो या दीगर पार्टी हो। उससे पहले क्या पीडीएम के जो अपने जितने भी शोज थे उनसे क्या उनको खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से ये इस शो में कूदे हैं? क्योंकि इनका तो ये तो फरीक ही नहीं है, इनका तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे वैसे समझ में नहीं आई कि अचानक इनको इस केस का ख्याल क्यों आया, मतलब अपनी तमाम चीजों से नाकामी का सामना किया है या क्या? देखिए नादिया, मैं तो इसे एक खुशाइंद अमर समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की अपोजिशन ने सियासी मैदान में एहतजाज करने की बजाय आईनी इदारों का रुख किया है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और आईनी इदारों के साथ अगर वो पार्लियामेंट के अंदर वापस जाती है तो उससे ज्यादा ये मुस्बत रुझान होगा। और देखें, बात है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरी और जमहूरी सिस्टम चलना है
तो एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन ये एहतजाजी तर्ज अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जमहूरी सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचे। जहां तक इलेक्शन कमीशन के बारे उनकी एहतजाज की बात है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि इससे पहले तो अरकान असम्बली की नाअहली की बात होती थी। अगर ये इस तरफ चल पड़े हैं कि जी जमातें नाअहल होंगी, तो ये शिकायत तो खुद उनके अपने हवाले से भी है। तो ये रुझान में मैं इसे अच्छा नहीं समझता कि बात है कि आज अगर ये समझते हैं कि उनके एहतजाज की वजह से कोई तहरीक इंसाफ बैन हो जाएगी या हुकूमत गिर जाएगी, तो ऐसा तो कोई तअस्सुर नहीं है। अलबत्ता ये तशवीश खुद सियासी हल्कों में मौजूद है कि अगर आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस बुनियाद पे जा रहे हैं, तो इसी तरह की शिकायत तो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी के हवाले से भी है। माजरत सलमान गनी साहब, मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि ये इस केस में तो फरीक है नहीं, इससे पहले तो उनको ये याद नहीं आया। अब चूंकि चीजें जो हैं वो ऑलमोस्ट कुक्ड हैं और फैसला आने वाला है या जो भी है, तो अब एकदम से उनको याद आया और वो जाके बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इनका कोई लेना देना था इस केस से? देखिए नादिया, बात ये कि अगर उन्होंने आईनी अदारों का रुख किया, मैंने शुरू में इसलिए कहा कि ठीक है, आप इसको खुशाइंद समझते हैं। आईनी अदारों की तरफ अगर वो देख रहे हैं तो ये एक खुशाइंद अमर है, इससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने मैसेज दे दिया, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल खान साहब, क्या वाकई किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है? बेसिकली अगर परेशान होने की ज़रूरत है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। नादिया, ये एक केस 6 साल से उनके पास है और दूसरे केस 3 साल से उनके पास है। दूसरा केस वो फर्रुख हबीब वाला केस है। एक तो ये कि क्यों 6 साल और 3 साल लगते हैं सिर्फ पार्टी, और अब मैं आपको बता दूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी आइन के मुताबिक पाबंद है कि सर्टिफाइड ये चार्टर्ड अकाउंट से दस्तखत शुदा, तस्दीक शुदा अपनी पार्टी फंड्स के वो हर साल जमा कराएंगे। बात यह है कि इनके पास ये जो तमाम कागजात और तमाम ये चीज़ें हैं, तो उसके बाद इतना लंबा खींचने की। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखिए, हमारी जो इदारे हैं वो खुद भी कुछ प्रॉब्लम इनवाइट करती हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली 2 जगह पे अपोजिशन के प्रेशर के आगे केव हिन हुई। जब आप थोड़ा सा भी प्रेशर, अब मैं मिसाल देता हूं कि अपोजिशन ने पहले तो कहा कि हम सब इस्तीफे देते हैं और आर पार हो जाएगा। अच्छा, इस्तीफे तो उन्होंने नहीं दिए, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी अब चूंकि सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें वो 1-2 सीटें जो खाली हैं, टोटल 6 सीटें एमपीएस की खाली हैं, कि जी इन पे इंतखाबात कराएं। अब बात यह है कि जिस वक्त आलमोस्ट सारी दुनिया में, बैरूनी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा, ये जो सेकेंड लहर, जो वेव है कोविड-19 की, बड़ी ख़तरनाक है, उसके बावजूद उन्होंने बग़ैर सोचे समझे उन्होंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ौरन ही इलेक्शन शेड्यूल दे दिया। फिर मैंने कहा कि शायद वो ये भी तो देखो, उनको तो तुमने राजी किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है ये। बात यह है कि सबसे पहले जब आप किसी कुर्सी पे बैठते हैं तो अपनी नौकरी या अपनी उस पोजीशन को नहीं देखते, आपने फिर देखना होता है कि पाकिस्तान का, मुल्क का इंटरेस्ट किस चीज़ में। बात यह है कि आप चलो वो शेड्यूल दे दें, लेकिन उसको साथ लिखते हैं कि ये कंडीशनल है कि अगर कोविड ऊपर जाता है तो ये आगे पोस्टपोन हो सकता है। अभी देखिए, अगर मामला तो सारे चल रहे हैं ना अफजल खान साहब, क्या काम रुका है? हमने पॉइंट आउट करना है, हम यहाँ बैठे हैं कि किस वजह से ये, और मैं फिर तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑपोजिशन से अंडर प्रेशर है? ऑपोजिशन के उसने जो 1-2 इकदामात किए हैं, मैं ये कहता हूं कि तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। अगर नाजायज रिक्वेस्ट आपको गवर्नमेंट से आती है या अपोजिशन से आती है, आपको आईनी इदारे के तौर पे आपको इस तरह खड़ा होना चाहिए। और अब जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ बीइंग रन बाय अ ब्यूरोक्रेट। मैंने हिंदुस्तान के 2 ब्यूरोक्रेट को वहाँ पे, वहाँ तो इलेक्शन कमीशन चलाते ही ब्यूरोक्रेट्स हैं और कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की। वहाँ पे एक TN सेशन थे, उसका दौर देखें, एक मुसलमान थे MY यूसुफ कुरैशी। बात यह है
कि आप कैरेक्टर दिखाएं, आप अच्छी चीज और सही चीज को कहें कि जी बिस्मिल्लाह, गलत चीज को कहें कि जी हम कब किसी तौर पे नहीं मानेंगे। ये जो कल की चीज है ये इनके लिए वेकअप कॉल है। मैं इसको सलमान गनी की तरह मैं भी इसको पॉजिटिव समझता हूं, वो वहां जाके प्रोटेस्ट करें। और अभी तक इन्होंने क्यों डिले किया है, और अभी आगे जब हम इस केस की जो इसमें जो वजन है, ठीक है, मैं इस पे आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ मुख्तसर से मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो पीटीआई का तो जो है वो अपनी जगह है, जिसका अब कुछ ही दिन में फैसला भी सामने आ जाएगा और कल ऑपोजिशन का एहतजाज भी है। लेकिन जो पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा, उन्होंने कहा फरूख हबीब की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी की फंडिंग के मुताबिक दरख्वास्त जमा कराई गई और नून लीग की भी। पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है कि 2013 के इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी ने 332 मिलियन रुपए के अखराजात जाहिर किए मगर जराए का नहीं बताया। 2009 से 2012 तक गैर जाहिर शुदा अकाउंट्स स्टेटमेंट्स थे। 2013 से 2015 तक आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इलेक्शन मुहिम के लिए 98 लाख फराहम किए लेकिन जराए जाहिर नहीं किए। अपने दौरे हुकूमत में PPLL से कंपनी रजिस्टर कराई और पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की रकम अदा की, जिसका एजेंट अमरीकी शहरी मार्क सिगल है, जिसका बड़ा आजकल जिक्र भी हो रहा है और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI इल्जाम भी लगा रही है। दूसरी तरफ जो नून लीग पर इल्जाम हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट में 2013 से 2015 तक पार्टी फंडिंग के जराए मौजूद नहीं है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को मौसूल होने वाले 3 फंड 14 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 17 लाख, 96 लाख 75 हजार की जाहिर रकम के जराए भी पेश नहीं किए। 2013 से 2015 तक पंजाब में 23 लाख, सिंध में 5 करोड़ के असासे गैर मुसद्दिका हैं और मुस्लिम लीग नून की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान डिवीजन की कोई ऑडिट रिपोर्ट मुरतब नहीं की गई, जो कि पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। मुस्लिम लीग नून की F7 में घर और F8 में मौजूद सेक्रेटेरिएट की मालूमात भी असासों में जाहिर नहीं की गई। ये सब जो चीजें हैं जो सबने डिक्लेयर करनी है एंड दे शुड बी ट्रांसपेरेंट, डॉक्टर रमेश कुमार साहब। लेकिन मुझे ये याद है कि जब पीटीआई किसी पे चोर और डाकू के इल्जाम लगाती थी और वहां से भी वो कहते थे कि नहीं जी हमने मनी ट्रेल नहीं दी, आप दे, तो पीटीआई का मौक़िफ़ ये होता था कि आप पे कोई इल्जाम लगे, आप कहते हैं जी हम हैं तो आप भी हैं, आप अपने आप को क्लियर करें। तो क्या पीटीआई ने अपने आप को क्लियर कर दिया है आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक? नादिया, मैं समझता हूं कि हम अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे हैं और आवाम को भी बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी फंडिंग के हवाले से कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अप टू मार्क किसी ने अकाउंटेबिलिटी अपनी रखी हुई है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई नहीं है। बात यह है कि आप एक एमएलए को, आप पॉलिटिकल पार्टी की जो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो करोड़ों रुपए में जाती है, वो पैसे कहां से आते हैं आप अगर उसको क्रॉस चेक करेंगे मीडिया से कि भाई आपको चेक कहां से मिले, किस किस के दिया, क्या दिया, सारी चीजें जो है ना वो गलत डायरेक्शन में चलती है। आप इवन एक एमएलए को कहते हैं कि आप 10 लाख पहले कहते थे खर्च करो, अभी कहते थे 40 लाख खर्च करो। एक एमएलए के हल्के के ऊपर 3-4 करोड़ पे, 5 करोड़ पे से शुरू होता है खर्चा। इवन जैसे हमारा थरपारकर है, थरपारकर के अंदर अगर इलेक्शन होती है तो कम से कम एमएलए की इलेक्शन के ऊपर 15 से 20 करोड़ पे, थरपारकर, उमरकोट, ये बड़े बड़े जो हल्के हैं, इतना ज्यादा जो है वो वहां पे गेम चला जाता है। आप सेनेट ये होती है, यहाँ पे एक एक वोट जो है ना वो 50-50 लाख का जब बिकता है। आपने लास्ट टाइम केपीके के अंदर देखा, बलूचिस्तान के अंदर देखा। मैं इन सारे मराइल में से 2002 से सारी चीजों से गुजरता हुआ आ रहा हूँ। तो खुदारा कम से कम मैं ये कहूंगा कि आप इलेक्शन कमीशन को सिर्फ जो है वो कसूरवार नहीं ठहराएं। आप अपने आप को भी अगर आप अकाउंटेबल करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसे, अगर इलेक्शन कमीशन अगर अकाउंटेबिलिटी करने में आई तो नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, नहीं कोई एमएलए एमपीए बचेगा। तो उसका तरीकेकार यह है कि आप एक रिफॉर्म लेके आए, आप उसके एक्चुअल खर्चे के ऊपर जाए कि भाई इसका खर्चा 2017 का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ जिसमें हमने 10 लाख की लिमिट एमएलए के लिए बढ़ाई, इस तरीके से हमें अकाउंटेबिलिटी के हवाले से पार्टी को भी उस फ्रेमवर्क में लेके आना चाहिए और उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान में कानून भी बनते हैं, आपने देखा कि बहुत सारे एक्ट आए, वुमेन एक्ट आया, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, मगर एक्ट आते हैं पार्लियामेंट के अंदर मगर वो इंप्लीमेंट भी नहीं होते हैं। तो ये सारे जो एहतजाज
ये जो एहतजाज करने आज आए हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, ये 3-3 मरतबा हुकूमतें कर चुकी हैं। कभी उन्होंने सोचा चलो देर आए दुरुस्त आए। आज भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप 2021 का इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आए, हर बंदे को, हर पार्टी को अकाउंटेबल बनाए, मगर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बनाए। बड़ी मैच्योर रिकमेंडेशंस हैं कि भाई हमने एहतजाज किया और ये कर दिया। बड़ी मैच्योर रिकमेंडेशंस हैं, मैच्योर आपकी सजेशंस हैं। सलमान गनी साहब, बात तो इनकी भी सही है ना। बात ये है कि करोड़ हर रुपए लगते हैं एक एक इलेक्शन की, एक एक सीट को, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको कॉन्टेस्ट करने के लिए। ईसीपी का क्या रोल होता है? वो वहां पर किसी से नहीं पूछता कि कौन कितने पैसे खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए, खुद डॉक्टर साहब बता रहे हैं। प्लस जो कुछ हो चुका, वो ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता आपका अपना इस पे मानना क्या है, कि उसको छोड़ें, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा सकता, कोई चीजें नहीं हो सकता, वक्त का ज़िया है, आंखों में धूल झोंकना है। बेहतर यह है कि नई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और आज से उसको अब आगे से लेकर चलें। आप अग्री करते हैं इस बात से सलमान गनी साहब? देखिए नादिया, ये इश्यूज असूली और आइडियल सूरत के हवाले से जो भी बात की गई है, एक्चुअल अगर जमीनी हकायक देखें तो डॉक्टर साहब ने जो बात की है वो हकायक वो हैं कि एक एमएनए को जो इलेक्शन कमीशन अखराजात की मद का तयन करता है, वो तो एक दिन का जो इलेक्शन डे है उसमें उसके अखराजात ज्यादा होते हैं। तो बात है कि आपने जो बात की है, ये बात तो बड़ी संजीदा है, लेकिन ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज इसे क्यों संजीदगी से नहीं लेती? जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था और फिर जुडिशल कमीशन बना था, जुडिशल कमीशन की रोशनी में फिर एक 32 रुकनी आला सतही कमेटी पार्लियामेंट में बनी थी और उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात करनी थी। अगर उस वक्त इंतखाबी इस्लाहात में संजीदगी दिखाई गई होती तो आज पाकिस्तान में फिर धांधली का इशू ना होता। और फिर इसी हुकूमत के दौरान आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन हुआ है उसके बाद फिर यही इशू बना धांधली का, फिर एक इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी बनी। आज तक के पॉलिटिकल पार्टीज ने इस हवाले से संजीदगी नहीं दिखाई और यही वजह है कि आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख लें, जितने भी इंतखाबात हुए, ना हारने वाला अपनी हार तस्लीम नहीं करता है और ना जीतने वाले की वो जीत तस्लीम करता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार और खलफशार पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को निविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। दुनिया भर में जमहूरी मॉडल क्यों कामयाब हुआ? इसलिए कि वहां पर जब हुकूमतें इलेक्शन जीत के आती हैं और सियासतदान सर जोड़ते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वो अपने कौम और मुल्क के मसाइल के हवाले से संजीदा है, और जब वो सर जोड़ते हैं तो कौम मुतमिन हो जाती है कि इन्होंने जो सर जोड़े हैं ये उनकी वेलफेयर के लिए है। क्या पाकिस्तान के अंदर आज तक आपने पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का माहौल देखा है कि हुकूमत और अपोजिशन ने बैठकर पाकिस्तान के साथ सलमान गनी साहब, हमने जो ऑब्जर्व किया है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, हर पार्टी के जो सियासी मफादात होते हैं वो कौमी और मुल्की मफादात से वो उनको ऊपर ही रखते हैं, बालातर होते हैं। देखें नादिया, आप जो बातें कर रही हैं बातें 100% दुरुस्त है। मैं तो ये कहूंगा कि आज जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, क्या पार्टीज के अंदर संजीदा अनासर नहीं है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप चैनल्स पे देख लें कि जो लोग इनके हॉक्स बैठे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी होती है, गाली गलोच होती है। मेरा आपसे ये सवाल है, इस सारी सूरत हाल का इम्पैक्ट पाकिस्तान की जो करोड़ों की नई नस्ल है उस पर क्या जाता है? क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे संजीदा अनासर मौजूद नहीं है जो बैठ के इस मसले का हल निकाल सके? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं अफजल खान साहब की तरह जाती हूँ। ये जो मसले हैं ना, जिनको हम ऑनेस्टली स्पीकिंग आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं, पीडीएम में क्या हुआ, स्टीयरिंग कमेटी में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नैब में क्या हो रहा है, ये आम आदमी का मसला ही नहीं है। आम आदमी के जो मसाइल हैं उस पर शायद हम भी बात नहीं कर पाते मुकम्मल तौर पे। अफजल खान साहब, जब बात होती है ना फॉरेन फंडिंग केस, तो ये बताएं जरा, इसको समझाएं एक आम व्यूअर के लिए कि क्या फॉरेन से यानी मुल्क से बाहर से किसी किस्म के फंड्स नहीं लिए जा सकते, लिए जा सकते हैं तो किस किस कैटेगरीज में लिए जा सकते हैं, किस किस मद में लिए जा सकते हैं, और ये फॉरेन फंडिंग केस क्या होता है? नादिया मिर्जा, मैं एक बात पहले अर्ज करना चाहता हूँ। श्योर प्लीज। पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं और जो सियासी अमल है, उस सियासी अमल में अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जी एक इलेक्शन के लिए 22 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ भी समझ लें। आप मुझे ये बता दें नादिया मिर्जा कि क्या उस इलेक्शन के प्रोसेस में 22 करोड़ लोगों में से मैं, तुम, सलमान गनी साहब क्या हिस्सा ले सकते हैं? सोच भी सकते हैं कि वी आर गोइंग टू कंटेस्ट? ये कैसे डेमोक्रेसी है? वो डेमोक्रेसी तो ये है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल। क्यों सो रहा है? अच्छा, क्यों सोता रहा है?
कौन सोता रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं नोटिस लेता रहा? उसी को भी हमने जगाना है। और बेसिकली हमने सपोर्ट किया, हम उस धरने में थे, हमने उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी और उसने वादा किया था कि मैं पाकिस्तान को जैसे मैंने क्रिकेट को न्यूट्रल एम्पायरिंग दी, इस तरह पाकिस्तान को न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन दूंगा। बात यह है कि जिस वक्त ये न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन बने कि भाई कोई नाराज होता है, कोई राजी होता है, आप इस बुक के मुताबिक फैसला करें। और मैं आपको बता दूं कि देखें, एक तरफ पीटीआई है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका इमेज, उसकी रिलायबिलिटी दुनिया में अपने नज़र में और दुश्मन के नज़र में, इस तरह फिर आप एक नज़र देख लें बाकी तीनों जमातों को, उसमें मैं जेयूआई को भी शामिल करता हूं। बात यह है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज तक पाकिस्तान में जोन सी पार्टी जिसका होता था कि जी ये अब जीतने वाली पार्टी है, उसके टिकट के लिए खरीदो फरोख्त, ये तो ओपन सीक्रेट है कि मैंने 5 करोड़ रुपए दिए, मैंने 10 करोड़ दिए, वो पार्टी फंड में जाते हैं, वो किधर जाते हैं? कभी उसका हिसाब सबसे पहले पाकिस्तान में जो इस वक्त जरूरत है उसके ऑडिट की जरूरत है। सही है। अब फंडिंग देखिए, फॉरेन फंडिंग केस सारी दुनिया में कब बनता है, कैसे बनता है? सारी दुनिया में फंडिंग होती है और ये जो पीटीआई है, इनको अल्लाह ताला ने शौकत खानम की बरकत से सिखा दिया कि कैसे लोगों से वो फंड्स जनरेट होते हैं। और लोग जब समझते हैं कि फंड्स ज़ाया नहीं होते तो लोग चैरिटी करते हैं। और पाकिस्तानी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, फंडिंग केस कब बनता है? उस वक्त बनता है जब रा आपको पैसे देती है। जैसे बीबीसी की खबर चली थी कि उन्होंने एमक्यूएम को पैसे दिए थे, तब अच्छा, अब उसमें भी दो, एक फॉरेन फंडिंग है, ये है फॉरेन फंडिंग। ये जो दूसरी है कि जी किसी गलत आदमी ने पैसे दिए, मेरी शोज हुई हैं जिसमें मेरे साथ दानियाल अजीज बैठा था और अकबर एस अहमद बैठा था, तो उसने कोई $100-200 की कोई चीजें दे दी कि जी ये फलाने आदमी ने दी है, जिसमें कोई, ये उस वक्त नवाज शरीफ क्या ये बात सही है कि अगर वो पाकिस्तान का नेशनल नहीं हो तो वो पार्टी फंड नहीं दे सकता? क्या ये बात सही है? नादिया मिर्जा, एक समझ लें, किसी भी काज के लिए आपके एनजीओज के जो पैसे आते हैं, ये कौन देता है और किस मकसद के लिए 90% इस्तेमाल होते हैं? में फर्क है ना सर। अब ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी को, अच्छा फिर इसमें सजा मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं सजा नहीं पूछना चाह रही ना, आप मेरी बात समझे ना। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, क्या अगर किसी के पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है, वो पाकिस्तान नेशनल नहीं है, हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकता है? फंड कर सकता है। उसके बाद वो जब साबित हो जाए कि ये ड्रग मनी है या गलत पैसे हैं, तो उसकी सजा क्या है? वो पैसे जब्त हो जाते हैं बहके सरकार। और नॉन, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, वो चाहे वो पाकिस्तानी नहीं भी हो, वो कोई भी हो, अगर वो देखे, एक चले हाइपोथेटिकली हम कह देते हैं कि जी ड्रग मनी साबित हुई कि जी $1 मिलियन उसमें ड्रग बनी थी, वो जब अगर वो साबित हो गई तो वो ड्रग मनी पाकिस्तान के खजाने में जब्त हो जाएगी। इसकी और कोई सजा नहीं है। पार्टी में गए उस पे कुछ नहीं होगा। नो, कुछ नहीं। वो फॉरेन फंडिंग, हाँ ना, तो यही तो इसमें टेक्निकल फर्क है। ये केस ही क्या बने हुए सारे? ये कुछ भी नहीं है। ये उन लोगों ने पहले बात की, बात ये कि, और मैं ये कहता हूं आपके तवज्जुह से कि इलेक्शन कमीशन की जो GIT बनी हुई है इस सिलसिले में, वो जो भी हेयरिंग करती है वो ऑन कैमरा करे, लाइव करे, ताकि लोगों को पता चले। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं जरा, मुझे भी समझने दें। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ बात करते हैं। अंकल जी, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। पर ख्याल रखना किसका है? गैस के बिल का। गैस के मुसलसल इस्तेमाल से बिल तीसरी स्लैब पर 3 गुना बढ़ने के अलावा छठी स्लैब पर 18,000 रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए ठंड लगे तो गर्म कपड़े पहनिए और ज्यादा लगे तो मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कीजिए। SNGP, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। तुम पास बाग इसकी
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सॉरी थोड़ा सा बात तवील हो गई थी यहाँ पे, मुझे ये समझाएं, पीडीएम पे थोड़ा सा आ जाते हैं वापस। अब पीडीएम ने कहा है कि जी हम जो आप बात शुरू में कर रहे थे कि जी वो आर या पार, तो वो 8 दिसंबर की कहानी हो गई, छोड़े जी मट्टी पाएं, आगे बढ़े। सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेंगे, बाई इलेक्शन तो लड़ ही रहे हैं, उसके बाद इस्तीफे देंगे, उसके बाद लॉन्ग मार्च करेंगे। कल का अलबत्ता जो है वो ये आसपास के जो जितने भी जो चौक्स हैं वहां से रैलियों की क़यादत करेंगे और सामने जमा हो जाएंगे। ये क्या, ये कुछ समझ आ रहा है आपको? कोई डील चील हो गई है, कोई एनआरओ तो नहीं दे दिया आप लोगों ने? नादिया, आज पीडीएम के कुछ लोग जो है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी की आज मुझे मिले और उन्होंने कहा कि यार कोई ना कोई फेस सेविंग दे दो। मैंने कहा फेस सेविंग क्या दे दें? तो उन्होंने कहा भाई अब हमारे पास और तो कोई रास्ता है नहीं, और अगर ये ऐसे जो हो रहे हम तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा फिर जो है इसका नतीजा जो माजी में भी आपने देखा है, जब भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती है तो फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री जो बताती है उसे आप भी वाकिफ हैं और मैं भी वाकिफ हूं। दूसरी चीज ये कि 62 के बाद 11 और 12 फरवरी को जो आसमानी सितारे हैं वो इस गर्दिश में आ रहे हैं कि उस वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त फिर आप अपनी मूवमेंट को जो भली आप चलाए तो कोई आपको डेमोक्रेटिकली आपको फायदा नहीं होगा। नहीं, सितारे किसके गर्दिश में आ रहे हैं? धरना लगाया था डॉक्टर साहब, किसके सितारे गर्दिश में आ रहे हैं? भाई ये जो सितारे 11 फरवरी और 12 फरवरी आसमानी सितारे जो बहुत ज्यादा गर्दिश में आ रहे हैं, तो उस वक्त कुछ भी हो सकता है। इस वजह से आप ऐसा कोई मौका नहीं दें कि कम से कम आप अपने हाथ से भी गेम चली जाए। तो परेशान भी हैं, फेस सेविंग भी चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त नाजिया, मेरा कल एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, मैंने ये कहा कि इस वक्त जो बाइडेन का जो हलफ बर्दारी हो रही है, आप देखें कि रिपब्लिकन जो है उन्होंने हमेशा अपने मुल्क के अंदर जो है वो ज्यादा तवज्जो दी है बनस्बत बाहर, मगर डेमोक्रेट्स जो है वो हमेशा बाहर जो है वो ज्यादा तवज्जो देते हैं। और जो बाइडेन के जो भली यहाँ पे आया है माजी में, मगर उनके तहलकात यहाँ से बहुत ज्यादा बेहतर है। हमें कम से कम अपनी इंटरनल यूनिटी को बरकरार अगर हमने नहीं रखा, उसको मजबूत नहीं किया, तो एक तरफ गल्फ कंट्रीज ने जिस तरीके से हमें टाइट किया हुआ है, दूसरी तरफ जो आप खित्ते की जो सूरत-हाल देख रही है, तीसरी तरफ आप अफगानिस्तान से फोर्स देख रही है, चौथी तरफ आप कश्मीर का मसला देख रही है, पांचवी तरफ अमेरिका के अंदर तब्दीली देख रही है, अफगानिस्तान से इनखला देख रही। इन सारे चीजों के अंदर पाकिस्तान को इंटरनली यूनाइटेड होना चाहिए। अगर पाकिस्तान इंटरनली यूनाइटेड नहीं हुआ तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि हम फेटअप से भी वापस नहीं निकलेंगे बाहर। फेटअप के अंदर भी हम ऐसे ग्रे लिस्ट में रहेंगे। आईएमएफ भी हमारे स्क्रू टाइट करेगा हर जगह पे, और यूएई भी हमें टाइट करेगा, सऊदी भी टाइट करेगा, हर जगह पे हमारे लिए परेशानियां होंगी। अब यहाँ पे सिर्फ जवाबदारी गवर्नमेंट की नहीं बनती है, मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो जितना सीनियर पॉलिटिशियन है, सलमान गली इन चीजों को जो है वो ज्यादा क्लियरिफाई करेंगे कि उसको अपना एक रोल इख्तियार करना चाहिए कि पाकिस्तान को इन 73 सालों में किस बंदे ने किस इस नहज तक पहुंचाने में कितना हाथ है। कम से कम उसका डॉक्टर साहब, माजरत के साथ ये बातें मिलके कहने में तो बहुत अच्छी लगती है। इंटरनली यूनाइटेड करके आगे बढ़ाए, जो माजी की गलतियां हैं उसको भुलाएं। इलेक्शन का मसला है, आप इलेक्ट्रो आप तो खुद एनआरओ की बात कर रहे हैं, आप नैब रिफॉर्म करें। जो माजी में आप चीजें नहीं कर सके वो आप आ जाके अच्छा डॉक्टर साहब, एहतजाज करना, ये करना, कोई उसका नटशेल नहीं। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि ये बातें नो डाउट बात करने में बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, बोलने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और अफजल खान साहब ने यहाँ पे लुकमा भी दिया है कि एक और एनआरओ की बात देने वाले हालात हो जाएंगे। सलमान गनी साहब, मुझे जरा पीडीएम का समझाएं कि पीडीएम का जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई है, पीडीएम को कामयाबी नहीं मिली है। आर या पार के नारे से लेकर 8 दिसंबर को लगा था आर या पार का नारा, और
आज जो है वो 18 जनवरी हो गए, ये 8 दिसंबर से 18 जनवरी तक का सफर। देखिए नादिया, अपोजिशन भी पाकिस्तान की बड़ी सियासी हकीकत है और ये पुरानी फिल्म है, ये है नए प्रिंट के साथ। और आप कोई भी दौर उठा के देख लें, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होती रही हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं और इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए बात ये कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे वो बात आपने कहा कि कहने के लिए बड़ी आसान है, करने की बहुत मुश्किल है। अगर देखा जाए तो आज की सबसे बड़ी कौमी जरूरत यही है, इसलिए कि जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और खास तौर पे भारत जैसा जो हमारा दुश्मन जो है वो मुंह खोल के खड़ा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल में हमने एक पॉजिटिव रोल अदा किया है और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती होना लाजम है। और जब पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती होगी ना तो दुश्मन को एक मैसेज जाएगा। लेकिन इत्तेहाद और यकजहती पैदा कौन करता है? ये दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी होती है और बुनियादी जिम्मेदारी ये हमेशा हुकूमत की होती है कि वो पॉलिटिकल इश्यूज पे मुज़ाकरात की, डायलॉग की बात करती है। पाकिस्तान में 2.5 साल हो गए इस मुंतखब हुकूमत को और इमरान खान साहब को का बड़ा प्लस ये था कि वो ये बात कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूट मार के खिलाफ एक मौसर एहतसाबी अमल चलना चाहिए। लेकिन आप देख लें कि जिन्हें कौमी लुटेरे करार दिया गया, आज तक आप उनसे कुछ वापस नहीं ले सके। हमने अरबों रुपया एक बाहर की फर्म को अदा कर दिया लेकिन चोरी का माल हम वापस नहीं ला सके। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज और जो पॉलिटिकल हुकूमत होती है ना, दरअसल वो इश्यूज होते हैं जो कौम और मुल्क को दरपेश है। मैं पीडीएम के हवाले से मेरा सबसे बड़ा एतराज ये है कि वो जो इलेक्शन कमीशन के बाद मुजाहरा करने जा रहे हैं उसका 22 करोड़ अवाम से कोई तल्लुक नहीं। 22 करोड़ अवाम का इश्यूज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, पसमानदगी है, ये सारे इश्यूज हैं और इन इश्यूज को फेस करना था गवर्नमेंट ने। क्या गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी की है? मैं यही तो नहीं सलमान गनी साहब, मैं यही तो समझ नहीं पा रही हूँ। आपका और लूंगा। देखिए बात ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट से बहुत सारी तवक्कुआत थी लेकिन वो क्यों तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी? उन्हें अपोजिशन से उलझना नहीं चाहिए। देखिए अपोजिशन का यही काम है जो वो कर रहे हैं, ये बाजी पे वो भी करते रहे। लेकिन अपोजिशन का सलमान गनी साहब बड़ी माजरत, अपोजिशन का ये काम नहीं है कि अवामी इश्यूज पे बात करें। महंगाई के इशू को वो लेके चले थे तो उनको बड़ी पजीराई मिली थी। समझा आपने मेरा पॉइंट? मैंने यही तो बात कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन के बाहर तो वो जा रहे हैं, ये आम आदमी का इशू नहीं है। आम आदमी के वो इशू है जो मैंने आपको गिनवाए हैं, उसके लिए अपोजिशन ने क्या किया? क्या वो पाकिस्तान के मसाइल ज्यादा लोगों की आवाज बनी है? बिल्कुल सही है। इस पे भी जरा आप कमेंट कर दीजिएगा अफजल खान साहब। नादिया मिर्जा, मुझे आप ये बताएं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आपकी, वो उनका बयानिया हिंदुस्तान के प्रो हिंदुस्तान और प्रो रा हो और प्रो NDS हो, वो कैसे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ आपके साथ मुज़ाकरात करके आपके साथ हाथ मिलाएगी? दे आर मेंट टू अपोज यू, टू एलिमिनेट यू। भाई बात यह है कि देखो कोई मामूली खराब, अच्छा दूसरा ये कहते हैं जी आप इनके साथ सुलह कर लें। सुलह तो यह है कि मुशर्रफ ने जो बहुत बड़ा जुल्म किया और उससे दुनिया में भी लोग पूछते हैं और अल्लाह ताला भी उससे पूछेगा कि ये जो पब्लिक मनी है ये तुमने कैसे उनको माफ कर दी? तुम यहाँ पे कस्टोडियन हो। ये NRO का यही मतलब है ना कि जो जो खा गया वो खा गया, जाओ बस ठीक हो गया, आइंदा से हम फिर दोस्ती है। और आप उनके लिए देखें, ये जो इसको इस तब्दीली के हुकूमत को हमने भी वोट दिया, हमने सपोर्ट किया, हमने इसीलिए किया कि पाकिस्तान में करप्शन फ्री सोसाइटी बने। उसमें हाँ, ये लोग अगर कोई कहता है कि जी मैं तौबा करता हूँ, मैंने गलती की थी या मैंने जुल्म किया था, जो पहले एक सैनमा का मालिक था आज 20 शुगर मिलों का मालिक है, भाई बताओ तो सही कहाँ से? और $60 लाख तुम देते हो सिर्फ अपने निजाम की खराबी है ना। बात तो ये उस निजाम को ठीक में कितनी रिफॉर्म्स हो गई इस 2.5 साल में। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं कि इस हमने तो पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम, लेकिन वो निज़ाम कभी इस पे नहीं आएगा कि आपके साथ जरदारी साहब और नवाज शरीफ उसमें शामिल होंगे ताकि आपके पाकिस्तान की असलाह हो सके। आपने ये काम अकेले करना होगा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आप उनके साथ ठीक से बात करें कि भाई बात ये जो पाकिस्तान के अवाम का पैसा है वो आप दे दें, जैसे इवन नैब वो उस करती है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। बात यह कि वो खुद ख़त्म हो चुके हैं, उनकी इज्जत, उनकी अहमियत, उनका जो वोट बैंक था पाकिस्तान में, अब ये इन्होंने 1-1.5 महीना में। अब मुझे एक और बात बताएं, ये हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम नैब की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सलमान गनी साहब कह रहे हैं ये अवामी इश्यूज हैं, अवाम का इससे कोई लेना देना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसको फॉरेन फंडिंग केस में किसको आप बताएं, आप भी मेरी तरह पाकिस्तान की शहरी हैं, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में महंगाई से
ये पॉलिटिकल एलीट, ये इशराफिया या बदमाशिया ये इफेक्ट होती है, या मैं और आप और एक आम पाकिस्तानी, इनको उनकी फिक्र है? इनको अगर उनकी फिक्र होती तो अपने महल ना बनाते, बल्कि इनके लिए झोंपड़ियां बना देते। चले ठीक है, एक सेकेंड। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जरा मुझे एक बात बताएं, आपने कुछ रिकमेंडेशन दी जिसको मैंने कहा कि आपने बड़ी मेच्योर सजेशंस हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारे खतरात हैं, बैरूनी खतरात हैं, बैरूनी चैलेंजेस हैं, सर जोड़ के बैठना चाह रही, बड़ी आइडियल सिचुएशन, किस कॉस्ट पे, किस कॉस्ट पे? इमरान खान साहब कहते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि आज मैं इनके केसेस माफ कर दूं, बिल्कुल सही हो जाएगा, हुकूमत भी सही हो जाएगी, मामलात भी ठीक चलने लग जाएंगे, और मैं लेकिन इनको एनआरओ नहीं दूंगा, और जो इनको एनआरओ देगा मुझ दुश्मनी करेगा। तो किस कॉस्ट पे ये आपको लगता है कि एक टेबल पर साथ आके आपके बैठ सकते हैं? नादिया, मैं जो समझता हूं कि देखिए, असूलों की सियासत होनी चाहिए और कभी भी गलत चीजों के ऊपर समझौता नहीं होना चाहिए, मगर सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है, सियासत एक रहमदिली है कि कम से कम लोगों के ऊपर रहम भी होना चाहिए। जो लोग गरीब जो पिस रहे हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिए भी आ जाते हैं। मुल्क की सॉवरेनिटी को देखा जाता है कि लोग किस तरीके से पॉलिटिकल, जो माजी में जो एक एक्सपीरियंस रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी का, उसने बाहर से इन्फ्लुएंस खुद दिलाए हैं। पाकिस्तान के अंदर चाहे पॉलिटिकल इश्यूज हो, चाहे और कोई इशू हो, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमेशा आ रहा है। अब उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए एक किस्म का सेटअप बनना चाहिए। माजी में एक मैसाक जमहूरियत जरूर हुआ, मगर वो मैसाक जमहूरियत एक दूसरे को बचाने के लिए हुआ। अगर आज पाकिस्तान के मुतबर हल्के, अगर पाकिस्तान के अंदर जो भी समझदार लोग हैं वो आगे बढ़ के कि भाई पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसके अंदर यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, उसके अंदर अन्ना नहीं है, उसके अंदर जिद नहीं है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी चीजें आप दूसरी करार दे रहे हैं। सियासत का नाम है खिदमत, जो आजकल हमारे पास कमी है उस चीज की। आजकल हमारे पास गाली है, बदतमीजी है, और ये जो चीजें हैं इन चीजों को हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके लिए रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की जरूरत है। सियासी सोच समझदारी रखने वाले हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बदतमीज लोग भी मौजूद हैं और समझदारी वाले लोग भी मौजूद हैं। उनका एक ऐसा कंसोर्शियम बने जो पार्लियामेंट्री डॉक्टर साहब एक तो ठीक है, एक तो ठीक है कि मामलात पार्लियामेंट में हल हो, ये तो एक अलग चीज है। चलेंगी, अगर नहीं हुआ तो मैं समझता हूं हम वक्त हर बंदे का गुजर जाएगा। अब कम से कम पाकिस्तान के अंदर एक रवायत हो गई है कि जो भी बंदा आएगा, जो भी पार्टी आएगी, वो 5 साल अपना टाइम पूरा करेगी, चाहे कोई भी उसके लिए चैलेंज आए, चाहे धरने हो, चाहे उसके लिए रैलियां निकले, चाहे जो भी निकले, वो डेमोक्रेटिकली उसका हक है और वो अपना टाइम पूरा करेगा। मगर स्टेक जो है उसके ऊपर देखा जाए कि पाकिस्तान बहुत उस चीजों से सफर करता है। मैं समझता हूं जितना सीनियर पॉलिटिशियन है उसकी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैच्योर डिसीजन हो, इनमेच्योर चीजें नहीं हो, तो ये पाकिस्तान की खिदमत का इस वक्त जरूरत है। अच्छा, चले मैं एक तरफ आती हूँ। सलमान गनी साहब, ये जो तमाम चीजें गिनवाई हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने, अकाउंटेबिलिटी मिस कर गए। असल मसला ही वही है। वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि आज मैं इनके केसेस माफ कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमेशा ये बात भी करते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, जिस दिन एनआरओ दे दिया सब ठीक हो जाएगा। वहां पर भी शोर यही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हम पे केसेस बनाए जा रहे हैं और साबित कुछ भी नहीं होता। तो ये मामला सेटल करने का क्या तरीकाकार है? कौन सा वो तरीकाकार है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी पे भी ऑपोजिशन खुश हो जाए कि जी ठीक है, अगर किया है तो निकलवाते रहें? देखिए नादिया, जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं ये सारे मसाइल हैं और मसाइल का हल उन्होंने पेश नहीं किया। देखें, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा
और पाकिस्तान के बड़े इश्यूज के तौर पे ये जो करप्शन और लूटमार के खिलाफ एहतसाब की बात है, उनका अगर कोई एक नारा था तो वह एहतसाब का था। लेकिन एहतसाब करना एक प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए आपके आईनी अदारे मौजूद हैं और ये काम आईनी अदारों ने करना है। और हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के एहतसाबी इदारों को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। कि आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें ना, देखिए जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब के जो दो चेयरमैन थे, जनरल शाहिद अजीज और जनरल अमजद, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी बुक्स में कहा कि हमें कहा गया कि फलां के खिलाफ केस रोक लो और फलां के खिलाफ बना लो, जब तक हम एक क्रेडिबल अदारा नहीं बनाएंगे। और देखिए बात यह कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है ना, जिन्होंने एक कौमी दौलत को लूटा है, उस पर लोग कभी मोतरज नहीं होंगे कि आप उनके गिर्द वाकई शिकंजा कसते। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बड़ा इशू ये है कि एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर हैं, दूसरी तरफ हम मिसाइल में जकड़े हुए हैं। और पाकिस्तान की दौलत, देखिए मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का, जिस फर्म को आपने 8-10 अरब रुपया दे दिया, क्या आपने 8 से 10 अरब रुपया पाकिस्तान में लेके आए थे और इसका जवाबदेह कौन है? मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पाकिस्तान के अंदर मौसर साफ होना चाहिए। और वाकई जो लोग करप्ट हैं, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें करप्ट लोग मौजूद नहीं है? और मैं आपको ये बता दूं कि आप फॉरेन फंडिंग की बात कर रही हैं, तो हमें फॉरेन फंडिंग को छोड़ें। पाकिस्तान के अंदर फंड्स पार्टीज को कौन लोग देते हैं? जो सबसे ज्यादा असर रसूख के अमल होते हैं, फिर वो अपनी पॉलिसीज जो है वो पार्टी पे भी मुसल्लत करते हैं और हुकूमतों पे भी मुसल्लत करते हैं। अगर आपने सियासी निज़ाम दुरुस्त करना है, अगर आपने आगे की तरफ जाना है, तो रूल्स ऑफ गेम तब्दील करने होंगे और पार्लियामेंट के अंदर फैसले करने होंगे। हमारा हर अपोजिशन का लीडर अपोजिशन में कहता है कि जी मैं आऊंगा तो पार्लियामेंट को बालादस्त बनाऊंगा, बड़े फैसले पार्लियामेंट में होंगे, और फिर जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो पार्लियामेंट का रिव्यू नहीं करते। मैं समझता हूँ कि तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, पार्लियामेंट में जाएं और वहां बैठ के फैसले करें ताकि दुनिया को पता चले कि इनकी पार्लियामेंट बालादस्त है। बिल्कुल सही है, वहां जाके फैसले करें, वहां जाके लेजिस्लेशन करें, गरीब आवाम के मसलों को हल करने की कोशिश करें। जो अपोजिशन ये इलेक्शन कमीशन के आगे एहतजाज करिए, वो जाए पार्लियामान के अंदर और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करे, बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करे। आपने एनआरओ को यहाँ पर जिक्र किया था, वजीर आज़म इमरान खान, जो मैंने दोनों शख्सियात से पूछी थी, कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। जिस दिन एनआरओ दे दिया, केसेस वापस ले लिए, उस दिन जो है ये कहेंगे सब अच्छा है। लेकिन क्या वजीर आज़म पाकिस्तान एनआरओ दे सकते हैं? लाजिमन दे सकते हैं। कैसे? केसेस वापस ले लें नैब से? बिल्कुल, क्यों नहीं? वो इन्होंने तो किया ही नहीं केसेस, इनकी हुकूमत में तो केसेस ही नहीं बने। नैब तो एक ऑटोनमस बॉडी है। देखें, आपको याद करें कि जब वो नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट को जाके ऑलमोस्ट रिफ्यूज करता है कि मैं इनके खिलाफ, अपने जिस बंदे ने मुझे यहाँ लगाया उसके खिलाफ आई एम नॉट गोइंग, वो बंदा एक वक्त में ही वाज एडीसी टू जनरल जियाउल हक, और उसके बाद वो आखिरी उसकी जो अपॉइंटमेंट थी, मेरा ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट उसको उसी वक्त अरेस्ट करवाती। वजीर आज़म एनआरओ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? लेकिन मेरी बात सुने, कैसे सर? मेरी एक बात सुन लें। अभी जो रमेश कुमार साहब कह रहे थे, देखिए ये ऐसे मीठी मीठी बात है कि जी वो सीनियर है तो वो सीनियरिटी, हमने और आप इसी इस्लामाबाद में रहे हैं 40 साल से, हमने देखा कि उनकी सीनियरिटी में इजाफा के साथ साथ, उसकी उम्र में इजाफे के साथ साथ, उनकी जो बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ, जिनकी प्रॉपर्टीज में इजाफा हुआ, वो बेपनाह हुआ। और जैसे आपके नजदीक इन चीजों का हल क्या है? वो जो कह रहे हैं ना, एक अच्छी हार्मनी, पार्लियामेंट को ज्यादा फाल बनाना, वहां पर जाना, वहां पर फैसले करना, बेरहम एहतसाब। सलमान गनी साहब ने भी कहा कि जो करप्ट है उसके साथ कोई रियायत ना की जाए, खा वो पीटीआई में है, खा वो मुस्लिम लीग में है, खा जेयूआई में है, खा पीपल्स पार्टी में है। जब तक बेरहम ये एहतसाब नहीं होगा कि सबको एक चाइनीज टाइप का, मैं कहता हूं कि मॉडल की पनिशमेंट्स दी जाएं, अगर वो नहीं दी जा सकती, एटलीस्ट वो जो उन्होंने असासे बनाए उनको तो जब्त कर लो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, चूंकि अब कल एहतजाज हो रहा है, हुकूमत ने उसकी तैयारी भी दे दी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी ना, जैसे कि कानून अपने हाथ में ना ले, ये ना हो, तो वो क्या उनको कुछ वाजे किया है कल के एहतजाज में गवर्नमेंट की तरफ से? लाइन्स कंटेनर तो नहीं देने जा रहे आप लोग? जब लास्ट टाइम जब 2014 में भी हुआ था, तब भी यहाँ पे रेड जोन में आने की उनको ज्यादा दी थी, मगर और खामोशी से रहे थे। आज भी इनको मेरे ख्याल में अगर आ रहे हैं, पहली चीज तो ये एहतजाज यहाँ पे इनका बनता नहीं था कि हम एक ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे के बाहर आके एहतजाज करें, जिसको रिफॉर्म करना हमारा काम था और किया।
तो फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डालना, एहतजाज करना, मगर पुरअमन तरीके से चला जाए, कोई ऐसी साजिश नहीं हो। हमारी दुआ है ये भली वापस चला जाए। मगर जो एनआरओ की बात की है, देखो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, उन इदारों को इंडिपेंडेंट किया जाए और उन इंडिपेंडेंट इदारों को अगर कोई फॉल्ट है तो वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने अपने दौर में क्यों नहीं खत्म किए। चलो आज अगर नैब के ऊपर ये रड़ियां कर रहे हैं, ये केस पीएमएलएन के ऊपर जो बने हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में बने हुए हैं और पीपल्स पार्टी के पीएमएलएन के दौर में बने हुए हैं। इमरान खान साहब के दौर में तो अभी केस बना ही नहीं है कि जिसकी और जो नैब ने इनके दौर में दिया था फजलुर रहमान साहब का, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है, लास्ट कमेंट लूंगी सलमान गनी। अगर नैब की गलती है तो आप नैब के हवाले से आपका ये तरीकेकार गलत है। जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं इदारों का एहतराम करना, चाहे नैब हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, इन सब का एहतराम करना हम सबका फर्ज है। उसके लिए असेंबली के अंदर ठीक है। डॉक्टर साहब एक मिनट, सलमान गनी साहब लेके आए, ये तरीकेकार होता है, मगर ये तरीकेकार नहीं है कि आप बाहर धरने लगाएं, ये लगाएं। चलिए अब तो तरीकेकार है, हुकूमत ने इजाजत भी दे दी है। सलमान गनी साहब जाती है क्या ये धरने? डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि अदारे जो है आजाद होने चाहिए। डॉक्टर साहब एक मिनट, सलमान गनी साहब मुझे बताएं कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और दीगर रहनुमा शरीक होंगे और बहुत सारे एहतजाज नादिया ऐसे हुए हैं जिसमें मरियम नवाज भी नहीं थी और फजलुर रहमान भी नहीं थे। उनकी उम्र कोर्ट में मसरूफियत है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, अब मसला यहाँ पर यह है कि अगर हम स्ट्रीट पावर देखें तो पीएमएलएन लोग नहीं निकाल पाती, पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में लोग नहीं निकल पाती। जो हल्के कह रहे हैं कि उनका ज्यादातर जो तकिया है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के क्राउड पर है, और शेख रशीद साहब ने वाजे कह दिया है कि अगर मदरसे के बच्चों को लेकर आएंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। देखिए मेरा ख्याल है कोई कानून हरकत में नहीं आएगा। ये कल इनका एहतजाज होगा और पुरअमन एहतजाज होगा, वो अदारों पे हमलावर नहीं होंगे। मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव चीज है कि वो आईनी अदारों से रजू कर रहे हैं। आईनी अदारों को बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी चाहिए उनकी शिकायत पे। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब का सवालनामा जमा क्यों नहीं करा रहे? बिल्कुल उन्हें जवाब देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कोई आईने पाकिस्तान से बालातर नहीं है और स्टेट से बालातर नहीं है, उन्हें जवाबदेह होना चाहिए। वो तो सबसे ज्यादा आईने पाकिस्तान की बात करते हैं, वो पाबंद क्यों नहीं है? और वो नहीं जमा करा रहे तो कानून को हरकत में आना चाहिए। देखिए बात यह कि बिल्कुल आना चाहिए। अगर बाकी लोग अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, वैसे तो सिर्फ सियासतदान सरेंडर करते हैं, हमेशा आइन के सामने, कानून के सामने और अदालतों के सामने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सलमान गनी साहब। अफजल खान साहब बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का। डॉक्टर रमेश कुमार साहब से भी का बेखुसूसी शुक्रिया, और उसके साथ साथ नादिया मिर्जा को दीजिए प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज।